इन योजनाओं से जुड़ने पर आपके लिए संभावित लाभ और जोखिम क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपर्स या संरक्षण से जुड़े गैर सरकारी संगठन आपसे संपर्क करके ये पेशकश कर सकते हैं कि आप उनसे धन लेकर अपनी जमीन या जंगल के अधिकार उन्हें दे दें। इन योजनाओं से सहमत होने पर आपके लिए क्या लाभ और जोखिम हो सकते हैं? संभावित लाभ है धन या अन्य प्रकार के लाभ मिलना, जैसे कुओं का निर्माण या स्वास्थ्य या शिक्षा सुविधाएं। जोखिमों में हो सकता है कि किसी चीज पर सहमति देने से पहले आपको पूरी सूचना न दी जाए। उदाहरण के लिए, ऐसा हो सकता है कि ठीक ठीक रूप से यह ना पता चले कि क्या बेचा जा रहा है, या फिर यह कि इस बिक्री के क्या परिणाम होंगे, खासकर भविष्य में उस जमीन पर आपके समुदाय को जाने या कुछ करने पर किस प्रकार के प्रतिबंध होंगे। एक जोखिम ये भी है कि आपको पता न चले कि क्रेडिट कौन खरीदेगा और किस उद्देश्य से, या कमाई को कैसे बांटा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की जाए जो आपकी अपनी भाषा में नहीं है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट का आपके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ टकराव भी हो सकता है, जैसे कार्बन और जैव विविधता क्रेडिट आमतौर पर उन खरीदारों को बेचे जाएंगे जो उनका उपयोग करके किसी और स्थान को प्रदूषित करने और नष्ट करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। एक और उदाहरण लें तो इन प्रोजेक्ट्स का अंतर्निहित दृष्टिकोण ये है कि प्रकृति जिस गति से पुनरुज्जीवन हो पाती है, उससे कहीं तेज गति से उसे नष्ट करना स्वीकार्य है, बशर्ते उसका भुगतान किया जा रहा हो। इन प्रोजेक्ट्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी जमीन पर नियंत्रण खो देंगे और ये तय नहीं कर पाएंगे कि समझौते की अवधि, जो शायद आपकी कई पीढ़ियों तक चले, इसके दौरान आपकी जमीन का भविष्य क्या होगा। उदाहरण के लिए, संभव है कि अब आपको मशरूम या औषधीय जड़ी बूटियां तोड़ने के लिए भी अपने जंगल में जाने की अनुमति ना मिले। पिछले अनुभव बताते हैं कि हो सकता है कि सौदा बेईमानी का हो, जैसे कि क्रेडिट की बिक्री से होने वाली कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही आपको मिले और अधिकांश पैसा बाहरी कंपनियां अपने पास रखें। अनुभव ये भी बताते हैं कि यह खतरा भी है कि प्रोजेक्ट डेवलपर्स समझौते का सम्मान नहीं करेंगे, जैसे कि बल के उपयोग से वे आपको अपने चरागाह, शिकार या मछली पकड़ने के क्षेत्र तक जाने से रोक देंगे, भले ही समझौते में ऐसी रोक का प्रावधान न हो, या फिर वे आपको वो राशि नहीं देंगे जो देने पर वे सहमत हुए थे। यदि समझौते में ये प्रावधान नहीं है कि समझौते को लागू करने की शक्ति वाला एक विश्वसनीय तीसरा पक्ष लगातार निगरानी रखेगा, तो ये खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र शिकायत तंत्र शामिल है। ऐसे समझौते करने से आपके समुदाय के भीतर तनाव और आंतरिक विभाजन भी पैदा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, हो सकता है कि कुछ सदस्यों को यह गलत लगे कि कहीं और प्रदूषण व विनाश होने दिया जा रहा है, जबकि कुछ अन्य लोग मिलने वाले धन को प्राथमिकता दें। विवादों का खतरा उन स्थितियों में और भी बढ़ जाता है जब समुदाय के भीतर कोई स्पष्ट समझौता प्रक्रिया ना हो, लोगों के पास पर्याप्त जानकारी ना हो, या फिर जब समुदाय में सभी सदस्यों को एक सी जानकारी न मिले। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो आप किसी भी बात पर सहमत होने से पहले पूछ सकते हैं। क्या हमें लगता है कि हमारे पास सोच समझकर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी है? क्या हम कार्बन या जैव विविधता बाजारों की
कार्य प्रणाली और नियमों को पर्याप्त रूप से समझते हैं? क्या सारे समुदाय को पूरी तरह से सूचित किया गया है? ठीक ठीक कौन से अधिकार बेचे जा रहे हैं? हम कितने समय के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं और व्यवहारिक रूप में इसका क्या अर्थ है? क्या हमें अपनी कुछ वर्तमान गतिविधियों और पारंपरिक प्रथाओं को करने से रोक दिया जाएगा, और यदि हाँ तो कौन सी? क्या हमें अब भी अपनी जमीन पर आज़ादी से घूमने की अनुमति होगी, या हमें कुछ जगहों पर जाने से रोक दिया जाएगा? क्या ये प्रतिबंध हमारी जीवन शैली, आजीविका, पारंपरिक प्रथाओं और प्रथागत कानूनों के अनुकूल है? क्या वे हमारे आत्मनिर्णय के अधिकार के रास्ते में आते हैं? सौदे का प्रस्ताव देने वाले लोग कौन हैं? उनका लक्ष्य क्या है? वे क्रेडिट किसे बेचेंगे और किस उद्देश्य से? क्या ये सब हमारे मूल्यों से मेल खाता है? इस प्रोजेक्ट में भाग लेने से हमें क्या हासिल होगा और हम क्या हासिल करना चाहेंगे? क्या प्रोजेक्ट में भाग लेने से हमें भविष्य के लिए अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है? क्या हमारे पास अपनी जमीन बेचे बिना कुएं या स्कूल जैसी सुविधाएं प्राप्त करने के दूसरे तरीके हैं? क्या हमने अपनी स्थानीय सरकार से पूछा है और अन्य सभी संभावनाओं का पता लगाया है? अगर हम प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं तो क्या इससे जलवायु, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों को मदद मिलेगी? होने वाली कमाई को कैसे बांटा जाएगा? क्या हमें बराबरी का हिस्सेदार माना जा रहा है? कौन सत्यापित करेगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, और हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या पार्क रेंजर्स कार्बन या जैव विविधता प्रोजेक्ट से वित्त पोषित हो रहे हैं? यदि एक पक्ष अपने वादों का पालन नहीं करता है या अपना मन बदल लेता है, या कोई विवाद होता है, तो क्या होगा? क्या कोई विश्वसनीय शिकायत तंत्र स्थापित है? इसका प्रबंधन कौन करेगा और कैसे? किस कानून के तहत करेगा? हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वे हमारे हितों की न्यायपूर्वक रक्षा करेंगे? क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट है? समुदाय में से कौन इन बाहरी कर्ताओं के साथ जुड़ेगा और समुदाय को रिपोर्ट करेगा, और कितनी बार? अंतिम निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए और किसके द्वारा? क्या हस्ताक्षर किया जाने वाला दस्तावेज हमारी भाषा में है? आप जो भी निर्णय लें, कृपया जान लें कि यदि आप इस स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। कई मूल निवासी समुदाय पहले ही इसका अनुभव कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो आप चर्चा करने, सलाह लेने और उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए उनके कुछ सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपको कार्बन और जैव विविधता बाजारों की ओर और गहराई से समझने की आवश्यकता है, तो जिसने आपको ये वीडियो दिए हैं उससे पूछकर आप मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।